समाज में समरसता बनाए रखने के लिए मुख्यतः दो उपाय होते हैं। पहला यह कि समाज में के पूर्व में जो भी विष बहे हैं, जो भी रक्त बहे हैं, जो भी आपस में विरोधाभास हुए हैं, उनको भूल जाया जाए और एक नए सिरे से शुरुआत की जाए। और दूसरा रास्ता यह होता है कि हम अपने विवाद की जड़ों तक पहुंचे, उन समस्याओं को समझने का प्रयास करें जिनकी वजह से समाज में विद्वेष पैदा हुआ था। यदि इन दोनों में से चयन करना हो तो मेरी प्राथमिकता द्वितीय विकल्प होगी कि हमें समझना होगा कि किन कारणों की वजह से हम आज के समाज में जीवित हैं या फिर आपस में मिलजुल करके या विरोधाभासों के साथ जी रहे हैं। यह इस भूमिका के साथ एक औपचारिक आप सभी लोगों की स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। जो विषय इस समय हमारे देश की फिजाओं में गूंज रहा है, जिस पर सभी ज्ञानी पंडित चाय की चर्चा पर बैठे हुए लोग विमर्श कर रहे हैं, उसी विषय पर एक छोटी सी मेरी प्रस्तुति आपके सामने है, जिसका विषय है द कश्मीर फाइल्स के बहाने। कश्मीर फाइल्स, सबसे पहले तो मैं विवेक अग्निहोत्री जी को इसके लिए सादर साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जो विषय हमारी स्मृतियों से दूर चला गया था, जो हमारे देश का एक दरकता, एक बहता खून जैसा था, रिश्ता खून जैसा विषय था, उस पर उन्होंने एक साहसिक फिल्म बनाने का कार्य किया। अब इसके पक्ष विपक्ष होना लाजमी है और होने भी चाहिए, क्योंकि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम हर विषय को 360 डिग्री के साथ देखें, उसके हर पहलुओं पर विचार करें कि आखिर उस समय क्या हुआ था, इस समय क्या हो रहा है और उसमें और क्या बेहतरी की जा सकती है। कश्मीर का इतिहास 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। एक स्वर्णिम अतीत की धरोहर रही है कश्मीर हमारे राष्ट्र और पूरे दक्षिण एशिया के लिए। परंतु धीरे धीरे इसमें किस प्रकार से परिवर्तन लाया गया, इसको यदि मुझे बताना हो तो मैं कहां से शुरू करूं, यही मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क कहा जा सकता है। लेकिन यदि हम बात करें 7वीं 8वीं शताब्दी तक की, तो उस समय कश्मीर में 100% हिंदू आबादी रहती थी। परंतु धीरे धीरे वहां के डेमोग्राफिक चेंज किया गया, वहां की आबादी में कन्वर्जन के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से परिवर्तन किए गए और उसका परिणाम यह हुआ कि जो मेजोरिटी हिंदुओं की हुआ करती थी वह धीरे धीरे अल्पसंख्यक हिंदुओं में परिवर्तित हो गए। यदि हम बात करें 1947 की, तो उस समय 4 ऐसे राज्य थे, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर, जिन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए समय मांगा था और यह मंथन करने का प्रयास किया था कि हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बना के रखेंगे, पाकिस्तान से जुड़ेंगे या भारत में शामिल होंगे। लेकिन समय की धारा के बाद बहती रही और जूनागढ़, हैदराबाद और त्रावणकोर ने भारतीय संघ में शामिल होने का विभिन्न कारणों से निर्णय लिया। अब वह कारण क्या थे, उसके विस्तार में जाना इस वीडियो में संभव नहीं है। लेकिन कश्मीर एक ऐसी कड़ी रह गई कि जिसमें राजा हरि सिंह की जो महत्वाकांक्षा एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की थी, वह आज भी इस देश के लिए एक नासूर की तरह काम कर रही है। उस समय जिस प्रकार से कबायलियों ने कश्मीर पे हमला करके कब्जा करने का प्रयास किया, जिनको कहीं न कहीं निश्चित रूप से प्रामाणिकता के साथ पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। बहुसंख्य मुस्लिम आबादी ने कुछ हद तक उनका समर्थन भी किया और जिसे परेशान होकर के राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन का साइन किया। लेकिन यह परिस्थितियां तेजी से बदलती रही। पाकिस्तान का कभी भी इंटरेस्ट कश्मीर से हटा नहीं। वह लगातार इस्लामाइजेशन करता रहा, वहां के युवाओं को ब्रेन वॉश के लिए लगातार लगा रहा और इसमें बहुत बड़ी कड़ी रही। 1978 में अधिनायकवादी शासक के रूप में जब स्थापित हुए याहिया खान, उन्होंने इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और इसी दौरान उन्होंने भारी संख्या में, जब उसमें सामान्य बसें चला करती थी कश्मीर से मुजफ्फराबाद का मतलब यह है वह कश्मीर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी हुआ करता था।
वहां से सामान्य तौर से यात्राएं करते थे लोग, जाते आते थे। वहां पर जो सहज सुलभ साधन था आने जाने का, उसके माध्यम से बहुत सारे युवाओं को, कश्मीर में के युवाओं को मुजफ्फराबाद में, पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन के लिए ट्रेनिंग दी गई। उनको एक तरीके से जिहादी के नाम पर ट्रेंड किया गया और कश्मीरी आजादी के बीज उनके दिमाग में पोषित, पल्लवित और पुष्पित किए गए। और इस बात से कहीं न कहीं हमारे देश के कश्मीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ना लगा। वहां की जो एक मॉडरेट मुस्लिम आबादी थी उसमें भी रेडिकलाइजेशन बढ़ता ही चला गया। और उसके बाद जब इस बात की जानकारी इंदिरा गांधी को हुई, इस बात को मैं मानता हूं कि इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री रही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चोटें पाकिस्तान को दी हैं, सबसे ज्यादा जख्म पाकिस्तान को दी हैं। और उन्हें जब इस बात की एहसास हुआ तो उन्होंने अपने टॉप मोस्ट एफिशिएंट अधिकारी जगमोहन को 1984 में कश्मीर का राज्यपाल बनाया। जगमोहन को भी विश्वास नहीं था कि मुझे कश्मीर जैसे कॉन्फ्लिक्टेड जोन का राज्यपाल बनाया जा रहा है। और उन्होंने 5 वर्षों में बहुत सारे अच्छे कार्य किए। एक बार तो फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि जगमोहन यहां पर सियासी पार्टी बना करके इलेक्शन लड़ते हैं तो कोई ताज्जुब की बात ना हो, कोई आश्चर्य की बात ना हो कि वह यहां पर इलेक्शन भी जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिहादी तत्वों का विश्वमन लगातार जारी रहा। और 1989 में जगमोहन के जाने के बाद, जब उससे पहले, तुरंत पहले 1987 में इलेक्शन हुआ था कश्मीर में, वह पूरे कहानी का एक ट्रिगर पॉइंट कहा जा सकता है जहां पर परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। और 1987 में जब सारे मुस्लिम लिबरेटिस्ट जो कि आजादी चाहते थे, उन्होंने मिलकर के यूनाइटेड फ्रंट बनाया और उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन वाली दल से हुआ। और इस इलेक्शन में भारी धांधली हुई है, डॉक्यूमेंटेड है। बहुत सारे यूनाइटेड फ्रंट मुस्लिम के जीते हुए कैंडिडेट को हराया गया, जिसमें सैयद सलाउद्दीन का भी नाम आता है, जो कश्मीरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कश्मीर श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहा था। और इसका कहीं न कहीं बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और मुस्लिम आबादी को ऐसा लगने लगा, बहुसंख्यक आबादी को, कि हमारे साथ भारतीय स्टेट जो है वह अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। जिसके एवज में वहां के युवाओं ने, बहुत सारे युवाओं ने बंदूकें उठा ली। उसका परिणाम यह हुआ कि तेजी से वहां पर जो हिंदू आबादी थी उसे पलायन या विभिन्न प्रकार के विभीषिकाओं का शिकार होना पड़ा। हालांकि ये बातें त्वरित नहीं हुई, इससे पहले भी सामाजिक अराजकता और सामाजिक सद्भावना और सद्भाव को बिगाड़ने का लगातार प्रयास किया जाता रहा। लेकिन यह बारूद में एक माचिस की तीली का काम कर दिया 1987 के चुनाव में, जिसमें राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने जानबूझ करके बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि इलेक्शन और शुचिता के विरुद्ध हुआ करते थे लोकतंत्र में। उसके बाद जिस प्रकार से फिर जगमोहन का वहां से जाना हुआ, वह वापस चले आए। और दूसरी तरफ से पीओके की लगातार दौरा कर रही थी उस समय की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो, और बहुत हेट स्पीचेस दे करके उन्होंने तो एक बार कह दिया कि मैं जगमोहन को भागमोहन बना दूंगी, उन्हें भागना पड़ेगा कश्मीर की घाटी से। इस प्रकार से लगातार प्रोपेगेंडा वार चलाया गया, लगातार लोगों को, कश्मीरी आवाम को पीड़ित दिखाया गया। और इसका प्रभाव कश्मीरी पंडितों के जीवन पर बिल्कुल परिलक्षित होता गया। उनका जीवन अपने ही वतन पे, अपने ही जमीन पर, अपने ही पुरखों के बीच एक पलायनवादी की तरीके से हो गया। उन्हें अपनी जमीन, अपनी सारी वस्तुओं में जान माल के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। और उसके बाद हमारे देश में लगातार कमजोर सरकारें बनती चली गई, अनस्टेबल सरकारें। वीपी सिंह 2 दिसंबर 1989 को शपथ ग्रहण करते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और वह भारत की अभी तक की सबसे कमजोर सरकारों में से एक हुआ करती थी। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा वार बिल्कुल हाई पर लेके जा रहा था, वहीं हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल कमजोर होती जा रही थी। और उस समय की जो वीपी सिंह की सरकार थी उसको भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्टों का समर्थन प्राप्त था। हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार को लेफ्ट और राइट ने मिलकर के समर्थन दिया था। उसके बाद 18 जनवरी 1990 का वह दिन आता है जब फारूक अब्दुल्ला को हटना पड़ता है, कुर्सी छोड़ना पड़ता है और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और वही जगमोहन जिन्होंने बहुत सारी लोकप्रियता के साथ वहां पर कार्य किए थे, वह वापस आते हैं
और वह वापस आते हैं 19 जनवरी को। 19 जनवरी की रात कितनी भयानक थी कि कश्मीर की घाटियों में, वहां की वादियों में बहुत सारी मस्जिदों से यह ऐलान किया जाता था कि कश्मीर में क्या चलेगा, मुस्तफाए राज चलेगा। वहां पर कश्मीर आजाद हो, कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय संघ मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जाते रहे। और बहुत सारे कश्मीरी पंडितों के घरों पर पथराव, हत्याएं, बलात्कार और बहुत सारे कुकृत्य किए जाते रहे। और इस समय जो शासन का लैग था, जो प्रशासन की कमजोरी थी, जो फेलोर ऑफ इंडियन स्टेट था, वह अपने चरम पर था। जगमोहन को कश्मीर पहुंचने में, श्रीनगर पहुंचने में 2 दिन का समय लग गया विभिन्न कारणों की वजह से। और इस बीच जो घाटी में भारी हिंसा हुई, उसमें बहुत से लोग मारे गए। संजय टिक्कू अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 14 मार्च 1989 से 31 मई 1990 के बीच 187 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, परंतु उसके बाद 1 जून 1990 से 31 अक्टूबर 1990 के बीच के कालखंड में 387 कश्मीरी पंडितों को हत्या की गई, एग्जीक्यूट किया गया। यह बताता है कहीं कहीं उस समय की जो सरकार थी उसका फेल्योर है। 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक बीपी सिंह की सरकार थी, जिसको भाजपा और वामपंथी दोनों ने समर्थन दे रखा था। मैं जानना चाहता हूं, आपको समझना चाहिए उस बीच इस कमजोर सरकार ने तेजी से काम क्यों नहीं किया। जो कार्य इन 6 महीनों में हो जाना चाहिए था, 4-5 महीनों में, उस कार्य में क्यों गति धीमी रखी गई। जगमोहन जो कि एक एफिशिएंट, एक सक्षम राज्यपाल थे, उनके हाथ पैर को क्यों बांधा गया, क्यों इस प्रकार की नीतियां लाई गई कि लोगों को परेशान होना पड़ा और भारी पलायन हुआ। पलायन रोकने के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन वह प्रयास जमीनी कम, कागजी ज्यादा हुए, जिसकी वजह से 4 लाख से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा। देश के विभिन्न भागों में, दुनिया के विभिन्न कोनों में वह एक शरणार्थी के रूप में बसना प्रारंभ कर गए। चाहे जम्मू का वो बड़ा सा कैंप हो या देश में विभिन्न स्थानों पर फैले हुए कश्मीरी पंडित, आज भी उन्हें अपने शरणार्थी की विभीषिका को झेलना पड़ रहा है। परंतु मैं एक प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि वह 808 परिवार जिन्होंने दिलेरी, साहस, त्याग सब कुछ खोने के बाद भी आज तक घाटी को नहीं छोड़ा है, उसके लिए हमारी सरकारें क्या कर रही है। विभिन्न पैकेज लाए जाते हैं, विभिन्न योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन जमीन तक उतरते उतरते वो दम तोड़ देती हैं। आज उन 808 कश्मीरी पंडितों के परिवार, जिनकी संख्या लगभग 5 से 10 हजार के बीच है, वह आज भी इन विपरीत परिस्थितियों में घाटी में रह रहे हैं। और उन 808 परिवारों में से मात्र 500 ऐसे परिवार हैं जिनके पास सरकारी नौकरियां हैं। और समय समय पर, चाहे वह यूपीए की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, और विभिन्न दलों की सरकार रही हो, उन लोगों ने कश्मीरी कार्ड खूब खेला है, कश्मीरी पंडितों के साथ राजनीति भी खूब की है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी योजना नहीं आई है जिसके बल पर कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित किया जा सके। वर्तमान सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बहुत ही साहसिक निर्णय लिया, धारा 370 और 35A हटाने का। लेकिन ये संपूर्ण प्रक्रिया का अंतिम बिंदु न होकर के पूरी यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। उसके बाद हमारे कदम ठिठकने नहीं चाहिए। हमें एक स्पष्ट रणनीति के आधार पर, एक कार्य योजना के आधार पर कश्मीरी पंडितों को दोबारा उनकी जमीन पर, उनके मादरे वतन पर स्थापित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। और इसमें पूरे देश को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, पूरे देश के लोगों को इसमें सहयोग देना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि हम राजनीति कितना भी कर लें, जब तक कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन पर नहीं बसाया जाता है, यह लड़ाई अपने चरम पर, अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचेगी। साथ ही साथ उन आतताइयों, हत्यारों, अत्याचारियों, बलात्कारियों को जब तक उनको न्याय संगत तरीके से सजा नहीं दी जाती है, जैसे टिक्कू कराटे जैसे लोग जब तक अपने एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचते हैं, अंतिम सजा तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक न्याय अधूरा है। हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, हमारी व्यवस्थापिका कश्मीर को लेकर के मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, पूरी तरीके से फेल है, असफल है आज के दिन तक।
कुछ छोटे मोटे कदमों के आधार पर हम विजय पताका नहीं फहरा सकते, क्योंकि जिनके घर उजड़ गए, जिनके परिवार बिछड़ गए, जिनके लोगों ने इस विभीषिका को सहा सिर्फ एक धर्म के नाम पर, उनको न्याय दिलाना हमारी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये कश्मीर फाइल्स ने इस दबी हुई बातों को एक बार फिर पब्लिक डोमेन में लाने का जो साहसिक कार्य किया है, उसके आधार पर हम इस चर्चा के आधार पर इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आप भी अपने विचार मुझ तक प्रेषित करें, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से अपनी समझ को मुझ तक प्रेषित करें। हम एक प्रोपेगेंडा वार के शिकार ना हो जाएं, हम जमीन पर जाकर के कार्य समझें और उन पीड़ितों को न्याय मिल सके। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका दोस्त रसल रघुवंशी विदा लेता हूं। अगले सप्ताह फिर किसी न किसी विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक जो मेरा सदैव गुजारिश रहती है, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। जरूरी है कि सच्चाई सब तक पहुंचनी चाहिए। विदा लेता हूं।